नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, आप जानते हैं कि हम क्लास 12 का लेसन नंबर 8 पढ़ रहे हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों के बारे में हमने विस्तार से देखा है और उसी कड़ी में आज अंतिम टॉपिक है, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव। ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उर्वरकों के अधिक उपयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि विभिन्न फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और पौधों की उचित वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और पौधों को ये पोषक तत्व विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसी कड़ी में हमने पढ़ा है कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में बांटे गए हैं: नाइट्रोजनधारी उर्वरक, फॉस्फेटिक उर्वरक, पोटेशियम उर्वरक, एकल उर्वरक और यौगिक उर्वरक, और उनके माध्यम से पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाए जाते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि जब भी कोई रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है मृदा में, तो ऐसी स्थिति में वह रासायनिक उर्वरक मृदा में कुछ प्रभाव छोड़ता है। जैसे अमोनियम आयन युक्त जितने भी रासायनिक उर्वरक होते हैं, जब उनका प्रयोग लगातार मृदा में किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह मृदा धीरे धीरे अम्लीय होती जाती है। और ठीक इसी प्रकार से सोडियम और पोटेशियम आयन युक्त जितने भी रासायनिक उर्वरक होते हैं, जब उनका प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ की मृदा धीरे धीरे क्षारीय होती जाती है। तो कुल मिलाकर सार वाली बात यह है कि जब किसी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, ऐसी स्थिति में मृदा पर उसका प्रभाव रहता है और उसी टॉपिक को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मुख्य तौर पर जो रासायनिक उर्वरक है उसके जो प्रभाव है उसको हम 2 बिंदुओं के माध्यम से समझने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो है अम्लीय उर्वरक। अम्लीय उर्वरक, देखिए, अम्लीय उर्वरक उन उर्वरकों को कहा जाता है जिनके प्रयोग से मृदा अम्लीय होती जाती है, और विशेष तौर पर ऐसे उर्वरक जो अमोनियम आयन से मिलकर बने हुए हैं उन्हें अम्लीय उर्वरकों के नाम से जाना जाता है। जब अमोनियम आयन युक्त रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है फसलों में, तो ऐसी स्थिति में ये रासायनिक उर्वरक नवजात हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में, और उस नवजात हाइड्रोजन से वह मृदा धीरे धीरे अम्लीय होती जाती है। इसे हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, तो देखिए, अमोनियम सल्फेट का जब प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अमोनियम सल्फेट मृदा के संपर्क में आकर आयनित होता है अमोनियम आयन में और सल्फेट आयन में। यह है अमोनियम आयन और ये है सल्फेट आयन। इस प्रक्रिया से मुक्त होने वाला अमोनियम आयन मृदा क्लोराइड के कणों पर उपस्थित कैल्शियम आयन का प्रतिस्थापन कर देता है। कैल्शियम आयन का
प्रतिस्थापन कर देता है। NH4+ और NH4+। और जो मुक्त होने वाला कैल्शियम आयन है वो सल्फेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करता है। विशेष बात यह है इस रासायनिक अभिक्रिया में कि जब भी विशेष बात यह है इस रासायनिक अभिक्रिया में कि जो अमोनियम आयन है वो मृदा के कणों पर उपस्थित कैल्शियम आयन है उनका प्रतिस्थापन कर देते हैं, और जो कैल्शियम आयन है मुक्त होने वाला वो अमोनियम सल्फेट के सल्फेट आयन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करता है, और कैल्शियम सल्फेट निक्षालन की प्रक्रिया के माध्यम से मृदा की गहराई वाली परतों में चले जाते हैं, जिसके कारण से मृदा की ऊपरी परतों में कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है, और कैल्शियम आयन एक मुख्य पोषक तत्व माना जाता है। और इसी प्रक्रिया में यदि हम थोड़ा आगे बढ़े तो देख सकते हैं कि जो मृदा के कण है, मृदा कोलोइड के नाम से जाने जाते हैं, उनके ऊपर जो अमोनियम आयन है ये रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पहले नाइट्राइट आयन में परिवर्तित होते हैं और उसके पश्चात नाइट्रेट आयन में परिवर्तित होते हैं। तो अमोनियम आयन नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन में जब परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में मृदा में स्थित नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीवाणु इस प्रक्रिया में सहयोग करते हैं और उनके माध्यम से अमोनियम आयन नाइट्रेट आयन में परिवर्तित होते हैं। तो उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं को भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ इन अभिक्रियाओं के माध्यम से पता चलता है कि जो अमोनियम आयन युक्त रासायनिक उर्वरक होते हैं जब उनका प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ की मृदा में धीरे धीरे कैल्शियम आयनों की कमी होने लगती है और मृदा के कणों पर अमोनियम आयन अधिशोषित होने लगते हैं। अब ये अमोनियम आयन जो है वो नाइट्रेट आयन में कैसे परिवर्तित होते हैं उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम देखते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि गेहूं जैसी फसलें जो है वो मृदा के कणों से अमोनियम आयन के रूप में ही नाइट्रोजन को ग्रहण कर सकती है, परंतु अधिकांश जो फसलें हैं वो नाइट्रोजन तत्व को नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण कर सकती है, अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण नहीं कर सकती है। तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है उसको हम देख सकते हैं कि जो अमोनियम आयन होता है वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो नाइट्रोसोमोनास जो जीवाणु होता है वो इसे नाइट्राइट में परिवर्तित करता है और कुछ मात्रा में जल और नवजात हाइड्रोजन का निर्माण होता है। और ये है नाइट्राइट आयन। तो अमोनियम आयन नाइट्रोसोमोनास की सहायता से नाइट्रेट में परिवर्तित होता है और इस प्रक्रिया से बनने वाला जो नाइट्राइट आयन है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के माध्यम से नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की सहायता से परिवर्तित होता है नाइट्रेट में, नाइट्रेट आयन। और इसी नाइट्रेट आयन को पौधे ग्रहण करते हैं और अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो इस तरीके से अमोनियम आयन नाइट्रेट आयन में परिवर्तित होता है। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो अमोनियम आयन है जब वो नाइट्राइट में परिवर्तित होता है इसी प्रक्रिया के दौरान नवजात हाइड्रोजन का निर्माण होता है और यही नवजात हाइड्रोजन मृदा के कोलोइडी कणों पर अधिशोषित होती है और जिसके कारण से वहाँ की मृदा धीरे धीरे अम्लीय होती जाती है। तो केवल और केवल एक उदाहरण के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया है कि जैसे अमोनियम सल्फेट का उदाहरण हमने लिया है कि अमोनियम आयन युक्त किसी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग जब किया जाता है फसलों में तो ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से नवजात हाइड्रोजन का निर्माण होता है और नवजात हाइड्रोजन वहाँ की मृदा को धीरे धीरे अम्लीय बनाती है।
तो यहाँ पर जो अर्थ निकलता है वो यह है कि जहाँ तक संभव हो अमोनियम आयन युक्त रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए और साथ ही साथ लगातार उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला कार्य तो हुआ अम्लीय उर्वरकों के बारे में। यहाँ पर केवल मात्र एक उदाहरण हमने देखा, इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, DAP, ये जो रासायनिक उर्वरक होते हैं इन सब में भी अमोनियम आयन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यदि रासायनिक उर्वरकों में सोडियम या पोटेशियम युक्त रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में मृदा पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको हम देख सकते हैं। सेकंड है सोडियम युक्त उर्वरक। देखिए, जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊं, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास, ये जो रासायनिक उर्वरक है ये सोडियम और पोटेशियम आयन युक्त रासायनिक उर्वरकों के नाम से जाने जाते हैं। इन उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है पौधों में सोडियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व उपलब्ध करवाने के लिए। लेकिन विशेष बात यह है कि सोडियम और पोटेशियम जो आयन है उनकी रासायनिक प्रकृति क्षारीय होती है और उन्हें क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जैसे तत्व जब जल के संपर्क में आते हैं तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, क्षार का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनको क्षारीय धातुओं के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो उदाहरण आपके सामने है, इन रासायनिक उर्वरकों का जब प्रयोग किया जाता है फसलों में तो ऐसी स्थिति में सोडियम और पोटेशियम आयन मृदा के कणों पर अधिशोषित होकर मृदा के कणों में क्षारीयता उत्पन्न करते हैं और मिट्टी को क्षारीय बनाते हैं। तो कहा जा सकता है कि सोडियम और पोटेशियम उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने से मृदा क्षारीय होती है। तो इनका जहाँ तक संभव हो कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और यदि कम मात्रा में इनका प्रयोग किया जाता है और एक निश्चित अनुपात में इनका प्रयोग किया जाता है एक विशेष विधि के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर जो फसलों की उत्पादकता है उसमें वृद्धि की जा सकती है। तो लेसन नंबर 8 की इस अंतिम वीडियो में हमने देखा है कि जब भी कोई रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है तो आवश्यकता से अधिक प्रयोग करने पर उसका जो है विपरीत प्रभाव वहाँ की मृदा पर जरूर पड़ता है। ये बात ज़रूर आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ हम इस लेसन नंबर 8 को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर किसी नए वीडियो के साथ नए लेसन को शुरुआत करेंगे। तो इस